एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ी। अब प्रॉपर्टीज की बात। अच्छा, प्रॉपर्टीज तो पहले ही हमने बात कर ली थी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का एक फेयर असेसमेंट हम कर चुके हैं, विल कम टू दैट। अब अगर मैं आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, केमिकल और फिजिकल में, लेट्स से पहले हम फिजिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइल हैलाइड्स के बारे में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट आ गई। एल्काइल हैलाइड्स will have higher boiling point, then hydrocarbons of similar molar mass, अब ये मैं इसके लिए एक जनरलाइज थ्योरी बता रहा हूं, वो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे यार। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं जी, वेंडरवॉल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, दे आर ऑल द सेम। एक ही चीज के तीन नाम है, वेंडरवॉल, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स, एक ही चीज के तीन नाम है। उसको समझने का क्या क्या ध्यान देके देख, एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल की सरफेस के पास आता है, इंडक्शन ऑफ चार्जेस करता है। इंडक्शन ऑफ चार्जेस से अगर ये प्लस हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो इंड्यूस्ड वेरी फीबल डायपोल मूवमेंट ये आएगी ड्यू टू दी इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के आसपास आएंगे। तो ये जो होगा, ये वीक चार्जेस होते हैं, इन्हें वैंडरवॉल फोर्स, लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, जो कि साइज और मास पे आधारित होते हैं। जितना बड़ा साइज और मास होगा उतना ज्यादा वैंडरवॉल फोर्स होगा। ये बात सबको समझ आती है। अब वैंडरवॉल फोर्सेस हमेशा वीकर फोर्सेस होते हैं। वैंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? हमेशा वीकर फोर्सेस। तो जब तेरे हाइड्रोकार्बन हैं, एल्केन का मॉलिक्यूल है, एल्कीन एल्काइन का मॉलिक्यूल है, उसके पास कोई पोलैरिटी तो बेचारे के पास है नहीं, तो वो साइज पे डिपेंडेंट है, ठीक। इसीलिए आप याद करें, एल्केन्स में मीथेन से लेके हेक्सेन आते आते तक आपने देखा ना, गैस जो है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, हेप्टेन ऑक्टेन में, पेट्रोल यार ऑक्टेन वगैरह जो होता है, डीजल वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है वो दो डेकेन आते आते धीरे धीरे थिकर लिक्विड्स, देन वैक्सी सॉलिड्स। जैसे जैसे वेंडरवॉल फोर्सेस साइज एंड मास बढ़ाया, तो क्या हुआ, साइज एंड मास बढ़ाते हुए वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते हुए स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो गया। अच्छा, मॉलिक्यूल जितना स्फेरिकल होता जाएगा, जितनी ब्रांचिंग करता जाएगा, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट कम हो जाएगा। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं हाथ को हाथ से ऐसे जोड़ रहा हूं, ज्यादा सरफेस एरिया टच कर पा रहा है, मुट्ठी बना के जोड़ूंगा तो उतना नहीं कर पाए, है ना। सो द मॉलिक्यूल व्हेन स्टार्ट्स ब्रांचिंग, तेरा वो ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन हो गया, पेंटेन से आइसोपेंटेन, फिर नियोपेंटेन हो गया। तो जितनी ब्रांचिंग करेगा उतना सरफेस एरिया इन कांटेक्ट घट जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ आती है सबको? यस सर। अब मैं ये जो तुलना समझा रहा हूं इसको समझे ध्यान से, ठीक है जी। तो विद कंपैरिजन टू दी हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मोलर मास, अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज पोलैरिटी। यार यहाँ पे CH बॉन्ड है बच्चों, वहां पे CC या CH बॉन्ड थे, तो पोलैरिटी जो है वो हेलो एल्केन्स के फेवर में। तो एल्काइल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट विद रेफरेंस टू दी हाइड्रोकार्बन्स थोड़े से आपको ज्यादा नजर आएंगे, अमंग देम, ठीक है जी। ब्रांचिंग ऑफ चेन, ये जो मैंने अभी पॉइंट बोला, ब्रांचिंग ऑफ चेन डिक्रीजेस सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ऐसा करने से मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा।
अब ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की दो एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूँ देखिए, मैं कंपेयर कर रहा हूं तो आर आई के पास आरबीआर से, आरबीआर के पास आरसीएल से, आरसीएल के पास आरएफ से बेहतर बॉइलिंग पॉइंट क्यों आ रहा है, समझ आ रहा है? साइज और मास किसके फेवर में है? आई के फेवर में। साइज और मास किसके फेवर में बच्चों? आई के। आए ना? यस सर। अगर उसे ऐसा पूछा जा रहा है कि दिस इज अ क्लोरोब्यूटेन विच इज एन क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, जिसको हम जनरल एन हेलो कर देते, एक्स कर देते, इसके बॉइलिंग पॉइंट को अगर मुझे वो आइसो से करने के लिए कहेगा कंपेयर, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका ज्यादा होगा बच्चों? एन वाले का। किसका ज्यादा होगा? N वाले का। एन वाले का। स्ट्रेट चेन का ज्यादा होगा जी। स्ट्रेट चेन जो है उसके फेवर में है सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू सॉल्युबिलिटी, हेलो एल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये मैं एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा चुका हूं। टू बी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है जी। ऐसा क्या हो रहा है देखेंगे ध्यान से। Rx का मॉलिक्यूल Rx से इंटरेक्ट जो करता है वो इंटरेक्टिव फोर्सेस डायपोल पे आधारित, वो एक डायपोल है जी, ऐसे ही है Rx टू Rx, राइट। इसी को जरा पानी को पानी से करके देखिए। पानी का एक मॉलिक्यूल जब पानी के दूसरे मॉलिक्यूल से करेगा तो ये तो फॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ जी, फॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब समझ आ रहा है बच्चों? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस का एक्सट्रीम वर्जन, एक ऐसा पोलर बॉन्ड जिसमें H इन्वॉल्व हो गया तो O और H के बीच का चार्ज सेपरेशन डायपोल, वो जब दूसरे OH को अप्रोच करेगा तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके और इसके कंपैरिजन में अगर मैं आपसे कहता Rx इंटरेक्टिंग विद वाटर, Rx interacting with water, though there are still possibilities of a feeble dipole interaction. Why am I saying it feeble? Because आपका हेलोजन जो है यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग डेल्टा नेगेटिव कैरी कर नहीं रहा। यार ये मेरे मन गढ़ंत नहीं है, तू खुद लगा ले। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, फ्लोरीन है तो 4 है, क्लोरीन है तो 3 है, ब्रोमीन आयोडीन आते आते वो 2 से 2.5 के आसपास। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन अगर एफ भी ले लेगा तब भी सबसे अच्छा कितना है? 1.5। क्लोरीन आते आते आधा। अब उसके इंटरैक्शन पानी की तुलना में वाटर टू वाटर, भाई साहब O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस O इज 3.5 ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है जी, और आपका हाइड्रोजन जो है वो लगभग 2.1 है, तो 1.5 का लगभग डिफरेंस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि Rx टू Rx डायपोल इंटरेक्शंस वीक होंगे, पानी टू पानी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। Rx टू पानी जो होंगे वो Rx टू Rx से तो बेहतर होंगे, बट पानी टू पानी की तुलना में अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इससे क्या मतलब समझाना चाहते हैं? ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही, ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, solvent solvent interaction is too strong as compared to solute solvent interaction। देख इसको भी जैसे मैंने पहले भी समझाया था यार, इसको ऐसे समझ, बैच ए के बच्चे की दोस्ती बैच ए से, बैच बी के बच्चे की दोस्ती बैच बी से। अब हम ए और बी को मिक्स करने जा रहे हैं, ए वाले बैच के बच्चे को कह रहे हैं बी वाले से दोस्ती कर ले भाई,
तो अब ए वाले बच्चा बी वाले बच्चे से दोस्ती कब कर पाएगा? जब ए की जो ए से दोस्ती थी, बी की जो बी से दोस्ती थी, उन दोनों दोस्ती की तुलना में और बी जो बन रहा है उसकी दोस्ती स्ट्रांग करो, हाँ या ना? यस सर। अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसा नहीं हो रहा, आप मिक्स नहीं कर पाओगे। सही बात है भव्या मेरे बेटे, अब समझ आया ये जो बैच ए बैच बी की बात करी मैंने? आरएक्स से दोस्ती जितनी अच्छी है, पानी की पानी से दोस्ती उससे बहुत अच्छी है। तो आरएक्स आके पानी से जब दोस्ती बनाता भी है तो उसे कन्विंस नहीं कर पाता कि पानी और पानी अपनी दोस्ती तोड़ के आरएक्स के साथ दोस्ती कर ले। हेंस आरएक्स नहीं भूलेगा, आरएक्स नहीं भूलेगा। देख के बताएंगे जी, ये अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है, बहुत ही खूबसूरत चीज है। We take it lightly, but physical properties matter। आपको मॉलिक्यूल के बारे में समझने को मिलता है। अब यहीं से अगर मैं इसको जनरलाइज करता, वो ये सारे लोग बहुत ध्यान से सुनो, एल्केन की तुलना में एल्कीन एल्काइन में अगर आप आते हैं तो पोलैरिटी थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि पाई क्लाउड आने लग जाते हैं। तो एल्केन की दृष्टि से अगर आप देखें तो थोड़ा सा, बहुत माइन्यूटली, एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट बेहतर है, एल्काइन का बेहतर है, एल्काइल हैलाइड का और बेहतर है। अगली चीजें जो आएंगी, अल्कोहल, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मली करने लगेगा। तो यदि अल्कोहल हो जाता तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत बढ़ जाती है और उसकी पानी की सॉल्युबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि आरओएच आके पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता था। वो तेरे पानी को कन्विंस कर सकता था कि मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। ये आइडिया सबको समझ आ रहा है? हाँ या ना तो बोल दो यार। यस सर। यस सर। हाँ, ऐसे आगे जाओगे तो आगे हमें और कौन कौन मिलेगा? एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे, एसिड मिलेंगे। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी बढ़ाते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट उतने बढ़ते जाएंगे। ये आगे मैं धीरे धीरे सिखाता रहूंगा, बट अभी के लिए मैंने एक बेस बना दिया है। वो बेस दिमाग में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने का आधार इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस दो तरीके से नापे जाते हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस जो कि साइज पे आधारित है, ठीक। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो कि पोलैरिटी पे आधारित है। सही है, पोलैरिटी पे आधारित डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जब एक बहुत बड़े स्वरूप पे हो जाते हैं तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहने लग जाते हैं। ये बात डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का बेस्ट पॉसिबल वर्जन आप उसे कह सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इन सारी बातों के मद्देनजर ही हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के आसपास की चीजें देखिए। हाँ जी, एक बार देख के बताएंगे, कोई डाउट है तो। सर ये अभी इतना ही हुआ है ना प्रॉपर्टीज में? हाँ सर, अभी कुछ नहीं पढ़ा। क्या हुआ, लॉग आउट हो गया था? तो बहुत देर से लॉग आउट हुआ तो इंटरनेट खराब ही हो गया था। ये बड़ी चिंता का विषय है यार, बताओ। वैसे द जूम मीटिंग गाइस क्लेम कि उनका तो मतलब 5-6 एमबीपीएस पे चल जाता है, ये जूम या गूगल मीट वाले। हाँ वो अपना ब्रॉडकास्ट लो बैंडविड्थ पे शिफ्ट कर देते हैं सर। बच्चों ये लिखा सबने, पढ़ो। शाश्वत देख ले बेटा एक बार, कोई डाउट आ रहा है तो। हाँ जी बेटा, यहाँ तक सबको साइड क्लियर हो है? जाएगी। हाँ, देख के बेटा ले। आधार बेटे, आधार, नित्या, खुशी, कोई डाउट आ रहा है? नो सर। हाँ जी, आगे देखेंगे। एक मिनट। ये ले।
गौरांग, हितांश और इतना क्लियर है बेटे? यस Yes, सर, sir. एक बार पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो। आयुष, यति, आर्यन। Yes sir, clear है. क्लियर है सर। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, जब ब्रांचिंग हो गया होती है सर? और कॉन्टैक्ट सर्फेस डिक्रीज होती है तो उससे हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या क्यों चेंज आता है? मैंने वैंडरवाल फोर्सेस अभी समझाए थे ना बेटे, वैंडरवाल फोर्सेस सरफेस एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंडेंट है। जब वो एक दूसरे पे ज्यादा इंपोज करेंगे, ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उससे ही डिस्पर्जन फोर्सेस क्रिएट होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे देखेंगे बच्चों, कुछ और कमाल की बातें मैं आपको बताता हूँ। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट में हमें सरप्राइजिंगली चीजें क्या चीज दिखाई देती है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि डायपोल मूवमेंट में सबसे अच्छा कौन होगा, आरएफ, बट इंस्टेड ऐसा कुछ नजर आता है। ऑन अकाउंट ऑफ इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन कॉज्ड बाय द डेंस चार्ज ऑफ फ्लोरीन, सही है, जो फ्लोरीन है ना, एट दैट इज टू डेंस। अब वो खींचेगा भी तो खींच के रखेगा वहां आपके पास, तो हेंस जो डायपोल मूवमेंट है इफेक्टिवली एल्काइल फ्लोराइड्स की एल्काइल फ्लोराइड से बेहतर हो जाती है। एक ऐसी चीज याद रखें, इस तरीके का कंपैरिजन याद रखेंगे। दो हेलोजन्स अगर आपने ऑर्थो पे लगाए हैं, ऑर्थो सबको समझ आता है, 1-2 पोजीशन बता चुका हूं मैं, 2 बजे वाली पोजीशन 1-2 है ना जी। मेटा इज 1-4, मेटा इज 1-4, ओ सॉरी 1-3, पैरा इज 1-4। अच्छा, इसमें डायपोल मूवमेंट ऐसे क्यों है बता सकते हैं? हाँ जी, ऐसे क्यों है? पहले डायपोल मूवमेंट शब्द समझिए। डायपोल मूवमेंट केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बॉन्ड की पोलैरिटी को दर्शाता है, बॉन्ड में तनाव और खिंचाव को दर्शाता है। मैं किसी से हाथ मिला रहा हूँ, वैसे मेरा डायपोल मूवमेंट का एक बहुत अच्छा वीडियो अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे डाला, आप देख सकते हो उसे डिटेल में। आपने किसी से हाथ मिलाया, अ परफेक्ट हैंडशेक कुड बी समथिंग लाइक दिस, कि दोनों का बीच में हाथ एकदम, दोनों पार्टीज बराबर ताकत लगा रही है। द फ्रंट पार्टी डोमिनेंट, उसने अपनी तरफ खींचा तो क्या हो जाएगा, मेरी तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले गया, मैं डोमिनेंट हूं तो मैं अपनी तरफ खींचूंगा। ये जो खिंचाव दिख रहा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर पे अपना होल्ड, अपनी ताकत थोड़ी ज्यादा लगा है, तो वो थोड़ा डेल्टा नेगेटिव हो गया, सामने वाला डेल्टा पॉजिटिव। ये जो खिंचाव है भाई साहब, इसको एक वेक्टर से नापा जाता है, उस वेक्टर का नाम क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट मैग्नीट्यूड में होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डायरेक्शन में होती है प्लस से माइनस। सही, अभी के लिए आप उसे वेक्टर्स की तरह अगर इमेजिन कर रहे हैं, तो यहाँ के दो वेक्टर्स होंगे, वो 60 डिग्री के एंगल पे हैं। तो डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया ना। बेटा Q इंटू टी, ये 120 डिग्री पे आ गए, ये 180 डिग्री पे आ गए। आपको पता है कि वेक्टर्स का जो सम रूल होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, याद है सबको? Yes sir. तो अगर एक वेक्टर 3 है, एक वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इस 3 और 4 के वेक्टर्स के रिजल्टेंट जो है वो एज लो एज 1 और एज हाई एज 7, दोनों उसके बीच के कुछ भी हो सकते हैं, हाँ या ना, डिपेंडिंग ऑन देयर एंगल ऑफ ओरिएंटेशन। सही बात है? Yes, sir. बस, तो ये डायपोल मोमेंट का ये कंपैरिजन जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों ये? Yes, sir. चलो, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो है उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, नाउ वी नो ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूँ। SN1, SN2,
एनजीपी SN2 डैश है ना? Yes, sir. एसएन रिएक्शन की बात हो रही है भाई साहब। आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो एल्काइल हैलाइड्स आर द ऑब्वियस चॉइस ऑफ अटैक on account of the polarity which RX bond has. Add to that, halogens are inherently, naturally very good living groups. तो RNU बन जाएगा, X माइनस चला जाएगा ना। वो जो कैटेगराइजेशन या कंपैरिजन कह लें, वो डिबेट वो हम सारी पहले कर चुके हैं। नाउ दैट ऑल इज क्लियर टू अस कि आपके पास अगर SN1 और SN2 में चुनना है तो ज्यादा अच्छा कौन होगा? ये हमेशा SN2. SN2। मैंने पहले भी कहा था 96% केसेस जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा SN2 के फेवर में रहेंगे। सो SN2 इज द फर्स्ट चॉइस। SN2 इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। ठीक है जी। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, ये लिस्ट ध्यान से देखिए जो मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूं। आई हैव RX and that RX is now to be reacted with the various sources, and those sources will provide certain nucleophiles which will decide the fate of the reaction. यदि मैंने RX पे aqueous KOH डाला तो I will end up getting an ROH। क्या मिलेगा बच्चों अंत में? ROH। Here the attacking party, the अटैकिंग स्पीशीज बच्चों कौन था? न्यूक्लियोफाइल कौन था? HO माइनस। हाँ या ना? बताओ बेटा। Yes, sir. वो सबको समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? बुरांग। यस सर। क्या डिसाइड कर रहे हैं बच्चों? हम रिएजेंट डिसाइड कर रहे हैं। कौन सा रिएजेंट क्या काम कराएगा? क्या डिसाइड कर रहे हैं? रिएजेंट। रिएजेंट से क्या डिसाइड हो रहा है कि विच रिएजेंट विल डू व्हाट। सही बात है? Yes, sir. हाँ। तो अब देख, अगर मैंने NaSH डाला तो SH माइनस अटैक करेगा। HS माइनस जो आएगा वो क्या करेगा? S के थ्रू अटैक करके तेरे X को हटा देगा। सही है? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, अगर ये इथाइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड पे तूने NaSH डाला तो क्या बन जाएगा? C2H5SH। यही बनेगा। इसका नाम होता है इथाइल मर्केप्टेन। क्या नाम है इसका? याद आ रहा है क्या? ये कौन बताएगा? सो ये उसमें डाला जाता है पेट्रोल, क्या हम घर पे जो यूज करते हैं। पेट्रोल यूज करता है घर पे? नहीं पेट्रोल। स्मेलिंग एजेंट ऑफ LPG क्या होता है? ये सर जो सिलेंडर में डलता है। हाँ लिख तो दिया, स्मेलिंग एजेंट ऑफ LPG। आया समझ? हाँ सर ये बोलना चाह रहा था, मर्केपेंटेन से याद आ गया। हाँ वही है बेटे, वही। ऐसी देखो बच्चों, अगर हमने डाला होता NaSR डैश तो हमें मिल जाता RSR डैश। तो दिस टाइम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज R डैश S माइनस। तो आपको बस अब ये याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट जो है वो कौन से न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। इसी तरीके से अगर आप RH पे एल्कोहलिक KOH डालेंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आयन वर्जन में R डैश O माइनस K प्लस
R डैश O माइनस K प्लस, तो आपको मिलता RO R डैश, क्या मिल जाता RO R डैश। इस बार अटैकिंग स्पीशीज कौन है बच्चों? R डैश O माइनस। अटैकिंग स्पीशीज कौन है जी? R डैश O माइनस। above reaction is called विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहते हैं इसे? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। ईथर्स बनाने का एक अच्छा तरीका होता है बेटे, यार नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए हमें नाम से पता होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। तो अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं बच्चों, एक एक करके हम सारे न्यूक्लियोफाइल्स डिसाइड करते जाएंगे, कौन सा रिएजेंट कौन से न्यूक्लियोफाइल देगा, और उससे रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे। एक बार ये पढ़ के बताइए। पढ़ के बताओ बच्चों ये पूरा एक बार। रेड मेरे को तो स्क्रीन पे बड़ा सुंदर लग रहा है, तुम्हें दिख रहा है सभी? Yes, sir. सर ये बड़ा आईपैड हो गया एक तरह से। अरे यार बड़ा भाई साहब, बड़ा मस्त आईपैड है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज, जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो इट्स अ वेरी गुड मल्टीमीडिया कंजप्शन डिवाइस। मतलब अपने आप में सिनेमा हॉल है, इसमें वूफर्स वगैरह लगे हुए हैं। दिस इज द साउंड बार ना, इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो आप आराम से टीवी की तरह देखो। तो इट्स अ डुअल वे थिंग। इसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगा दो और Amazon फायर स्टिक लगा दो, बस दैट्स इट। नेटफ्लिक्स से लेके सारे जितने भी पोर्टल्स हैं, एंटरटेनमेंट पोर्टल्स, वो यूट्यूब वगैरह सब आ जाता है। तो इट्स अ फैंटास्टिक टीवी एंड अ फैंटास्टिक टीचिंग डिवाइस। सो दोनों का एक मिक्स हो गया। हाँ जी, देख के पढ़ के बताएंगे फटाफट, कोई डाउट है तो। यार रोहिन मेरे भाई, और मैं वही बोल रहा था। रोहिन कहाँ चला गया? रोहिन है ही नहीं क्या ग्रुप पे? देखिए भव्य है क्या? बस भव्य छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूँ। एक तो यार गड़बड़ है ना, सैटरडे को शाश्वत भाई की क्लास सुबह से लेके 4:30 तक होती है। सुबह 4 तक कितने बजे तक होती है शाश्वत? सर 4 तक। 4 तक, वही। तो इफ आई पुश इट कि मैं 4:15, एक्चुअली मेरे को रोहिन कह रहा था कि सर मेरी क्लास होती है 6:30 से बाद में, 6:30 से नेक्स्ट क्लास है, शायद भव्य की भी नेक्स्ट क्लास 6:30 से है। तो कहते हैं कि शायद 4 बजे शुरू कर लो, बट मैंने कहा नहीं यार, शाश्वत की क्लास ही 4 बजे तक होती है। तो 4:15 से कर लेते हैं सर। मैं 4:15 आयुष भेजता हूँ, तुम लोग गधे आते ही नहीं हो 4:35 से पहले। तो मैं तो आ जाता हूँ सर। सर मैं भी लिंक आती ही आ जाता हूँ। सर 4 o'clock भेज दिया करो, 4:15 तक ज्वाइन कर ही लेंगे। ये देखिए, ये इंडियन जुगाड़ बताया है, सही बात है। ये इंडियन जुगाड़ होता है ना, शादी के कार्डों पे बोलते हैं कि बारात 7 बजे निकलेगी, एक्चुअली निकलती 10 बजे रात को। ये यशस्वी मेरा बेटा वो वाला आइडिया दे रहा है कि ठीक है भाई 4 बजे डाल दो, 4:15 तक तो सारे गधे आ ही जाएंगे। हाँ गुड़िया, ये अगली बार से यही करो। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. हाँ जी बेटा। नो सर। नो चलो सर। ठीक है, इतना पढ़ के आओ बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को मिलेंगे। और वो मैंने कंबाइंड टेस्ट बनाने की तैयारी कर दी है। मैं एक कंबाइंड टेस्ट तो वहां पे कंप्लीटेड ग्रुप पे भी डाल दूंगा,
जिसमें इलेक्ट्रोकाइनेटिक सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री आएगा, और एक तुम्हारा भी कंडक्ट करने वाला हूँ। अब मैं विद इन नेक्स्ट वीक कभी भी दे दूंगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, रोना नहीं है, ठीक है जी? हाँ या ना बोलो? सर अगले Yes, हफ्ते या sir. इसी हफ्ते? मतलब ये जो अगला ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में सर कंपीटिंग ग्रुप है। कभी भी, कभी भी। चलो ठीक है, जय श्री राम बेटा। जय श्री राम Take care. सर। जय श्री जय राम श्री राम। सर। जय राम।